हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज ये अपनी फिफ्थ क्लास है सीपीसी की, जिसमें हम फॉरेन जजमेंट ऑनवर्ड पढ़ेंगे। तो सबसे पहली लाइन कि अगर हम फॉरेन जजमेंट को देखें तो उसको उसके बारे में हम लोग सेक्शन 2 क्लास 5 और सेक्शन 2 क्लास 6 में देख चुके हैं। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आर the principle of doctrine of res judicata in the case of foreign judgment is enacted in which article or which sections of the CPC, तो उसका क्या आंसर होगा बेटा? सेक्शन 13 एंड 14 होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, हमारे एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है। तो हमको क्या याद रखना है कि सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर provides for the rule of res judicata in the case of foreign judgment, and number 2, the principle of private international law was incorporated or is incorporated under section 13 and 14 of the code of civil procedure। ये बात हमने इसमें लिख दी है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी होंगी। अब बात आती है फॉरेन जजमेंट होता क्या है। सेक्शन टू क्लास 6 में हमने, जब मैं डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि फॉरेन जजमेंट का मतलब होता है जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। अब बात आती है फिर फॉरेन कोर्ट क्या होती है। फॉरेन कोर्ट को सेक्शन 2 क्लास 5 ऑफ सीपीसी ही डिफाइन करता है और कहता है फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले फॉरेन कोर्ट होने के लिए उस कोर्ट को आउटसाइड इंडिया सिचुएट होना होगा। क्या होना होगा? आउटसाइड इंडिया सिचुएट होना होगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर आउटसाइड इंडिया भी सिचुएटेड है तो उससे मात्र फॉरेन कोर्ट नहीं हो जाती हो। आउटसाइड इंडिया भी सिचुएटेड है एंड इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड are continued by सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहली चीज फॉरेन कोर्ट होने के लिए कि उस कोर्ट को विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के आउटसाइड होना चाहिए। विदाउट, मतलब जो टेरिटरी है, जैसे भारत देश का ऐसे नक्शा होता है ना, ऐसे ऐसे करके भारत देश के टेरिटरी के क्या होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। नंबर 2, उस कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से एडमिनिस्टर नहीं किया जाना चाहिए। जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? फॉरेन कोर्ट कहते हैं। और इन फॉरेन कोर्ट के जजमेंट्स को, इन फॉरेन कोर्ट्स के जजमेंट को हम क्या कहते हैं? फॉरेन जजमेंट कहते हैं। एंड दैट फॉरेन जजमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लास 6 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये बात याद रखना सब लोग, ओके। अब बात आती है कि इसके इन प्रोविजंस को डालने के पीछे का रीजन क्या है। तो द ऑब्जेक्ट बिहाइंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 इज टू गिव रेस्पेक्ट। क्या है? टू गिव रेस्पेक्ट। क्या देना है बेटा? टू गिव रेस्पेक्ट टू द जजमेंट ऑफ competent foreign court and to, अब ये क्या होना चाहिए? ये कोर्ट जो फॉरेन कोर्ट है क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट फॉरेन कोर्ट होनी चाहिए। और ये जो फॉरेन कोर्ट जो जजमेंट दी है उससे जो लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है and to satisfy the legal claim and obligation। तो हमको लीगल क्लेम और ऑब्लिगेशन को क्या करके रखना है बेटा? सेटिस्फाई करके रखना है। अगर हम लीगल क्लेम और ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई करके रखते हैं तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वो
फॉरेन कोर्ट का जजमेंट हो जाएगा और वो एक ऑब्जेक्ट फुलफिल कर देगा कि उसको रेस्पेक्ट दिया जाने लगेगा किसमें, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे आप लोग सोच रहे होंगे स्टार्टिंग में कि भारत की कोर्ट क्या कम पड़ गई थी कि हमको फॉरेन कोर्ट को, विदेशी कोर्ट्स के भी जजमेंट्स को इज्जत देनी पड़ रही है। द आंसर इज यस, फॉरेन कोर्ट्स की भी अपनी एक अथॉरिटी है और उनको भी ड्यू रेस्पेक्ट, फुल इज्जत मिलना बहुत जरूरी है। तो उस फुल इज्जत को देने के लिए और वहां पे जो डिक्री, जो जजमेंट, जो ऑर्डर पास हुआ है, उससे जो लीगल राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटीज अराइज हुई हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए सेक्शन 13 और सेक्शन 14 को इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब बात आती है सेक्शन 13 जो बात करता है, तो किस चीज के बारे में बात करता है? सेक्शन 13 कहता है कि फॉरेन जजमेंट्स, सेक्शन 13 ये इधर लिखा हुआ है, एक सेकंड इसको थोड़ा इरेज करता हूं फिर बताता हूं। फॉरेन जजमेंट्स इज नॉट कंक्लूसिव। फॉरेन जजमेंट अदरवाइज कंक्लूसिव होते हैं, ध्यान से समझो। फॉरेन जजमेंट जनरली क्या है, कंक्लूसिव नहीं होते, लेकिन अगर वो 6 कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो कंक्लूसिव नहीं होंगे। फिर से बोलता हूं, फॉरेन जजमेंट अदरवाइज कंक्लूसिव होते हैं, लेकिन अगर वो 6 कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो कंक्लूसिव नहीं होते हैं। तो सेक्शन 13 हमको वही 6 कंडीशन बताता है कि कौन कौन सी कंडीशन में फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होंगे। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनो। फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होते हैं। कंक्लूसिव मतलब एक बार उनका निर्णय आ गया तो उस निर्णय को मानना पड़ेगा। अब बात आती है कि अब फिर बात आती है कि सेक्शन 13 फिर क्या बताना चाहता है। सेक्शन 13 भी यही बात बताता है कि फॉरेन जजमेंट्स आर कंक्लूसिव, however they are not conclusive if 6 conditions get fulfilled। अब वो 6 कंडीशंस क्या क्या हैं, ध्यान से समझो। ये मैंने निमोनिक्स बनाया हुआ है, CMINFB। इसका मतलब होता है कि जो जजमेंट पास किया गया है, जो ऑर्डर पास किया गया है, जिस कोर्ट के द्वारा, जिस फॉरेन कोर्ट के द्वारा, दैट फॉरेन कोर्ट वॉज नॉट हैविंग कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन। उस फॉरेन कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था। अगर वो फॉरेन कोर्ट विद डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन अगर ऑर्डर पास करती है, देन दैट ऑर्डर नीड नॉट बी रेस्पेक्टेड। उस ऑर्डर को रेस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 2, where it has not been given on the merit of the case। जब केस को सुना गया, केस का ट्रायल चल रहा था, तब उसको मेरिट पर जज नहीं किया गया। तब कैसे जज किया गया? बायसनेस के साथ जज किया गया। वो बायसनेस कैसा भी हो सकता है, पर्सनल बायस हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर बायस हो सकता है, डिपार्टमेंटल बायस हो सकता है, कोई सा भी बायस हो सकता है। बायस से फुलफिल था, अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फुलफिल नहीं कर रहा था। मीनिंग देयर बाई वेयर दैट फॉरेन जजमेंट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस। नंबर 3, इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ लिया गया है। आर इन दैट फॉरेन जजमेंट द इंडियन लॉ वॉज रिफ्यूज्ड, where it is founded on an incorrect view of the international law or a refusal to recognize the Indian law, then that foreign judgment is not conclusive। तब वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा। मतलब कोई एक इंटरनेशनल लॉ है, कोई एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, उस इंटरनेशनल लॉ या उस इंटरनेशनल ऑर्डर को का गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया गया।
जब उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में वो जो ऑर्डर होगा, जो जजमेंट होगा, दैट ऑर्डर, दैट जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव। वो क्या है? कंक्लूसिव नहीं है। ओके? या कोई केस था जिसका सब्जेक्ट मैटर इंडियन लॉ से भी रिलेटेड था, इंडियन लॉ से भी गवर्न हो सकता था, और उस सब्जेक्ट मैटर में, उस केस में इंडियन लॉ को क्या कर दिया गया? रिफ्यूज कर दिया गया। अ रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज द इंडियन लॉ। इन दैट केस ऑल्सो द फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव। ऐसे केसेस में भी, ऐसे सिचुएशंस में भी फॉरेन जजमेंट क्या है? कंक्लूसिव नहीं है। नंबर फोर्थ, where the proceedings or the cases or trials which has happened in the foreign soil or in foreign court are opposed to the principle of natural justice। जब वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अपोज करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसे केसेस में भी जो फॉरेन जजमेंट होते हैं दे आर नॉट कंक्लूसिव इन नेचर। वो कंक्लूसिव नहीं होते हैं। ओके? or where that foreign judgment is obtained by fraud। दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी ने क्या किया है? कोर्ट पे फ्रॉड कर दिया है। कोर्ट को जो एविडेंस दिए, कोर्ट में जो विटनेस लेकर के गए, एवरीथिंग वाज फ्रॉडुलेंट। अगर वो फ्रॉडुलेंट रहा होगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे चीजों को, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे जजमेंट को, ऐसे फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। ओके? एंड नंबर सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन द ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। भारत में कोई लॉ एक फोर्स में है, उस लॉ के ब्रीच में, उस लॉ को तोड़ते हुए, उस लॉ को वायोलेट करते हुए अगर क्लेम को कोई दिया गया है, देन दैट क्लेम इवन गिवन बाय द फॉरेन कोर्ट फॉर इन फॉरेन जजमेंट, उसको भी नहीं माना जाएगा। फिर से बताता हूं पॉइंट 6। जहां पे कोई एक क्लेम था, उस केस को सुना गया पूरा, और उस केस को सुनने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचे कि फलाने को क्लेम मिलना चाहिए, लेकिन वो फलाने को जो क्लेम मिलना चाहिए दैट इज इन वायोलेशन ऑफ द लॉ फोर्स इन इंडिया। भारत में फोर्स में हुए कोई लॉ को क्यों वो वायोलेट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो जो जजमेंट है, वो जो फॉरेन जजमेंट है, दैट फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव इन नेचर। वो कंक्लूसिव इन नेचर नहीं होगा। ओके? तो इसका मैंने एक निमोनिक्स बनाया हुआ है, CMM। मैंने सी मतलब कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन उसके पास नहीं था, यम मतलब मेरिट पे डिसाइड नहीं किया, आई मतलब इंटरनेशनल लॉ का क्या कर दिया उसने? इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया। एन मतलब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायोलेट कर दिया, एफ मतलब फ्रॉड कर दिया, और बी मतलब ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ कर दिया। तो इन 6 पॉइंट पे अगर कोई फॉरेन जजमेंट आया हुआ है, इन 6 पॉइंट से अगर कोई फॉरेन जजमेंट ग्रसित है, तो वो फॉरेन जजमेंट क्या होगा? कंक्लूसिव नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही सबको? यस और नो? यस और नो? तो इस बात पे सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, केस का नाम था लालजी राजा एंड सन्स, लालजी राजा एंड सन्स वर्सेस हंसराज नाथुराम, 1971। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब केस गया तो उसमें ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो सेक्शन 13 है ऑफ द CPC, ये तो प्रोविजंस को ऐसे लेट डाउन करता है, एक प्रोसीजर लेट डाउन करता है कि ऐसी ऐसी चीजें अगर होंगी तो वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा, अगर ऐसी नहीं होंगी तो वो नहीं होगा। तो इस केस में लालजी राजा एंड सन्स वर्सेस हंसराज नाथुराम 1971 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रूल लेट डाउन अंडर सेक्शन 13, रूल लेट डाउन अंडर सेक्शन 13
इज अ सब्सटेंटिव लॉ, इज अ सब्सटेंटिव लॉ। क्या है बेटा? वो एक सब्सटेंटिव लॉ है। एंड नॉट मेयरली, एंड नॉट मेयरली, एंड नॉट मेयरली अ रूल ऑफ प्रोसीजर। वो सिर्फ एक रूल ऑफ प्रोसीजर नहीं है, वो क्या है? एक सब्सटेंटिव लॉ है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी बताई कि सच फॉरेन जजमेंट इज कंक्लूसिव एंड ऑपरेट्स एज रेस जुडिकाटा बिटवीन द पार्टीज एंड देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, उनके बीच में क्या किस चीज का काम करती है? ये रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल का भी एप्लीकेशन होता है। किसमें? फॉरेन जजमेंट्स में। ये बात समझ में आ रही सबको? यस और नो? अब सेक्शन 13 जब आप पढ़ोगे तो सेक्शन 13 में बात बताई गई है कि फॉरेन जजमेंट विल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेटेड बिटवीन द पार्टीज एक्सेप्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो उसमें जो मैटर वर्ड यूज किया गया है बेटा, उसमें जो मैटर वर्ड यूज किया गया है, कौन सा वर्ड? मैटर, MATTER, मैटर वर्ड यूज किया गया है कि फॉरेन जजमेंट विल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेटेड बिटवीन द पार्टीज एक्सेप्ट द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो वो 6 सर्कमस्टांसेस हम लोगों ने पढ़ लिए, CMINFV। तो ये जो मैटर है, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस हुआ, केस का नाम लिखो, R विश्वनाथन वर्सेस R विश्वनाथन वर्सेस रुकन उल मुल्क शैद अब्दुल वाजिद 1963 सुप्रीम कोर्ट। आर विश्वनाथन वर्सेस रुकन उल मुल्क सैयद अब्दुल वाजिद। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि द एक्सप्रेशन मैटर, जो ये वर्ड मैटर है इन सेक्शन 13 इज नॉट इक्विवेलेंट टू द सब्जेक्ट मैटर। यह सब्जेक्ट मैटर की इक्विवेलेंट नहीं है। इट मीन्स, मतलब ये मैटर मीन्स द राइट क्लेम्ड। जो राइट क्लेम किए जा रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा है, उनको ये मैटर कह रहा है। इस सब्जेक्ट मैटर को मैटर नहीं कह रहा है। ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? कौन सा केस था? आर विश्वनाथन वर्सेस रुकनुल मुल्क सैयद अब्दुल वाजिद 1963 का केस है। ओके, एक और केस हुआ, केस का नाम लिखो, सरदार मैं लिख देता हूं, मालोजी, सरदार मालोजी नरसिंह राव वर्सेस शंकर शरण 1962 सुप्रीम कोर्ट। In this case, Supreme Court substantiated the case लालजी राजा इंस्टेंस वर्सेस हंसराज, और जो उसमें बात कही गई थी कि जो सीपीसी है दैट इज नॉट ओनली प्रोसीजरल, इट इज सब्सटेंटिव ऑल्सो, वो सब्सटेंटिव भी है। ओके,
ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? आपको समझ में आ गया कि कब सेक्शन 13 में कब फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा? कंक्लूसिव नहीं होगा इसका क्या मतलब होता है? कंक्लूसिव नहीं होगा इसका मतलब होता है कि कब वो बाइंडिंग नहीं होगा, कब वो बाइंडिंग नहीं होगा। तो छह चीजें हैं, इन 6 चीजों को हमको क्या करके रखना है? रट्टा मार के रखना है। फिर से बोल देता हूं कि व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव और व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट बाइंडिंग, 6 matters are there. Number 1, when not passed by a competent court, when not on a merit, when against international or Indian law, and number 4th is when it is opposed to the natural justice, when it is obtained by the fraud, when it is founded on the breach of Indian law. तो जब ये सिचुएशन होंगी, ये सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में फॉरेन जजमेंट क्या होगा बेटा? बाइंडिंग होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? समझ में आ रही बात ना सबको? एक और केस हुआ इसी पे ये फ्रॉड वाले पॉइंट पे कि द फॉरेन जजमेंट ऑब्टेन्ड बाई एप्लीकेशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड मतलब मैंने आपको समझाया, फ्रॉड किस पे अप्लाई कर दिया गया है? कोर्ट पे अप्लाई कर दिया गया है। कोर्ट में फ्रॉडुलेंट एविडेंस पेश कर दिया गया। कोर्ट में जो विटनेस लेकर के आएगा वो फ्रॉडुलेंट थे सब, ठीक है। केस का नाम है एवी पापाया शास्त्री वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2007 का केस, सुप्रीम कोर्ट। In this case, Supreme Court held that decree or order obtained by practicing fraud on the court or any tribunal or authority is nullity है, वो null and void है, nullity है। and non-east in the eyes of law, in the eyes of law, वो नॉन ईस्ट है, नलिटी है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द आई ऑफ लॉ, ये आई ऑफ लॉ में प्रेजेंट नहीं है। ओके, ये बात समझ में आ गई सबको? अब बात आती है सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशन इन केसेस ऑफ आर इन द सिचुएशन ऑफ फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट के रिलेटेड जब कोई बात आती है तो उसमें क्या प्रिजम्पशन रखा जाता है, क्या प्रिज्यूम किया जाता है, उसके बारे में बात है। ओके, कोर्ट कहता, सेक्शन 14 कहता है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्या करेगा? कोर्ट शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम मतलब इट इज इररेबेटेबल प्रिजम्पशन, बाउंड कर रहा है, कोर्ट को बाउंड कर रहा है। क्या कहता है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इररेबेटेबल नहीं है, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इररेबेटेबल नहीं है। शैल प्रिज्यूम का मतलब वो करना ही करना पड़ेगा, बाइंडिंग हमको बोलना चाहिए, बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन दी, कब? अपॉन दी प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अभी डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? परपोर्टिंग टू बी
सर्टिफाइड कॉपी, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए फॉरेन जजमेंट, that such judgment was pronounced by the court of competent jurisdiction। जब भी, ध्यान से सुनो फिर से मैं क्या बता रहा हूं, भारत की कोई कोर्ट है और उस कोर्ट के सामने कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर के जाया गया और उस डॉक्यूमेंट के बारे में यह बताया गया कि यह जो डॉक्यूमेंट है इट इज द जजमेंट ऑफ एनी फॉरेन कोर्ट, तो भारत वाली जो कोर्ट है दैट कोर्ट शैल प्रिज्यूम, समझने की वाली बात है, दैट सच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, कि मतलब जिस फॉरेन कोर्ट ने इसको प्रोनाउंस किया होगा, जो ऑर्डर पास किया होगा, उस कोर्ट के पास अपना खुद का ज्यूरिसडिक्शन रहा होगा। यह कौन प्रिज्यूम करेगा? यह भारत की कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। ये बात समझ में आ रही है? यस सर नो? भारत की कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? भारत की कोर्ट यह प्रिज्यूम करेगी कि जो ये सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन जजमेंट की पेश की जा रही है, तो ये जो फॉरेन कोर्ट रही होगी, उस फॉरेन कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन रहा होगा कि वो इस सब्जेक्ट मैटर में, इस क्लेम में, इस मैटर में अपना जजमेंट दे सके। इस चीज को कौन प्रिज्यूम करेगा? भारत की कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। ये बात समझ में आ रही है? और सेक्शन 14 ही इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेन जजमेंट के बारे में बात करता है। उसके पहले मैं आपको एक केस बताना चाहता हूं। केस का नाम है नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटलक्ष्मी। नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटलक्ष्मी 1991 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताया कि इफ फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ सच सर्टिफाइड कॉपी, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि एक सर्टिफाइड कॉपी अगर तुम फॉरेन जजमेंट की पेश करोगे कोर्ट के सामने, भारत के कोर्ट के सामने, तो वो भारत की कोर्ट उसको मानेगी कि वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पास किया गया है। तो केस जो है नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटलक्ष्मी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इफ फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ सच कॉपी मतलब सर्टिफाइड कॉपी, further conditions are required to be fulfilled, it can be admitted in evidence only if that conditions is satisfied। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब खाली उनको एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं एडमिट किया जाएगा। ओके, लिख देता हूं मैं, ये पूरी बात ही लिख देता हूं इधर, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटलक्ष्मी केस में, that if for admissibility of certified copy, for admissibility of certified copy, any further conditions, दूसरे पेन से लिखता हूं, further conditions are required to be fulfilled, are required to be fulfilled, it can be, अगले पेन से लिखता हूं, it can be admitted in evidence only if
that condition is satisfied। ये बात समझ में आ रही सबको? यस और नो? यस और नो? ये कंडीशन समझ में आएगी कि फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, मतलब जो ये वाली सर्टिफाइड कॉपी है ना, कि फॉरेन जजमेंट में कोई भी फॉरेन कोर्ट ने कोई फॉरेन जजमेंट पास किया तो उसमें वो वहाँ पे एक सर्टिफाइड कॉपी देगी, डिजिटल सिग्नेचर या जैसा भी सिग्नेचर करके अपना जो उसका वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस कोर्ट का, वो सर्टिफाइड कॉपी देगा। उस सर्टिफाइड कॉपी को तुम लेकर के आओगे, भारत की कोर्ट में प्रस्तुत करोगे। जब भारत की कोर्ट में तुम लेकर के आओगे तो भारत की कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगी कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पास किया गया है। अब इस सर्टिफाइड कॉपी को तुम जब भारत में लेके आ रहे हो फॉर द एडमिसिबिलिटी टेस्ट, और उसके साथ में अगर कोई और कंडीशन भी फुलफिल होनी है, तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगी तब तक इस सर्टिफाइड कॉपी को एज ए एडमिशन, एज ए एविडेंस नहीं लिया जा सकेगा। ये बात समझ में आ गई सबको? अब बात आती है कि ये जो फॉरेन जजमेंट हो गया, फॉरेन कोर्ट हो गया, ये सारे रूल एंड रेगुलेशन हो गए, इनमें आप समझो इनमें कैसे काम चलेगा, इनको इन्फोर्स कैसे कराया जाएगा। तो दो तरीके बताए गए हैं कि इनका इन्फोर्समेंट कैसे होगा। नंबर 1, बाय इंस्टीट्यूटिंग अ सूट ऑन सच फॉरेन जजमेंट। तुम एक सूट ही इंस्टीट्यूट कर दो कि वो जजमेंट पैसा पास किया गया है और उसका एग्जीक्यूशन कराया जाए। लेकिन हमको एक लिमिटेशन पीरियड याद रखना होगा कि फॉरेन जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने का जो लिमिटेशन पीरियड है सूट फाइल करके, वो 3 साल है। 3 साल के भीतर करना होगा। अब इस फॉरेन जजमेंट के लिए, जब तुम फॉरेन जजमेंट के एग्जीक्यूशन के लिए जो तुम सूट फाइल करते हो, दैट सूट नीड नॉट टू बी रिव्यूड ऑन मेरिट। उसकी मेरिट को चेक नहीं किया जाएगा इस सूट में। और ये जो फॉरेन जजमेंट है जिसको एग्जीक्यूट सिर्फ ओरिजिनल पार्टीज के खिलाफ कराया जा सकता है। बात समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है कि अ फॉरेन जजमेंट मे बी इन्फोर्स्ड बाय इंस्टीट्यूटिंग अ सूट ऑन सच फॉरेन जजमेंट। उस फॉरेन जजमेंट जब आया और भारत में उसको एग्जीक्यूट कराना है तो तुम भारत में क्या करोगे? सूट फाइल कर दोगे। इन सच सूट द कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द मेरिट ऑफ द केस। मेरिट में नहीं घुसेगी। बात समझ में आ रही है? और इस सूट को विद इन 3 ईयर फाइल होना बहुत जरूरी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर नो? अब बात आती है नंबर 2 कि तुम अगर सूट नहीं फाइल करते हो ऑन द फॉरेन जजमेंट तो तुम क्या कर सकते हो? तुम एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हो। क्या फाइल कर सकते हो? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। ठीक है? A foreign judgment may also be enforced by proceeding in execution in certain specified circumstances. अभी सर्टेन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस कहां पे मेंशन है? सेक्शन 44 कैपिटल ए में मेंशन है। सेक्शन 44 कैपिटल ए में मेंशन है। ओके, अब सेक्शन 44 कैपिटल ए में क्या मेंशन है? वो कहता है कि वेयर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए डिक्री ऑफ एनी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट आर ऑफ एनी रेसिप्रोकेटिंग कंट्री इज फाइल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द डिक्री में बी the decree may be executed in India as if it was passed by the district court. सेक्शन 44 कैपिटल ए कहता है कि जब कोई फॉरेन कोर्ट भारत में लेके आई जाएगी, फॉरेन कोर्ट नहीं, फॉरेन जजमेंट, और उसके लिए तुम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल कर रहे हो, तो उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को जब तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करोगे तो ऐसा माना जाएगा कि उस जजमेंट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास किया है और उसको ऐसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को, ऑर्डर को, डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाता है। ये कहां पे बताया गया है? सेक्शन 44 कैपिटल ए ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। अब बात आती है कि
इस जजमेंट को कब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में करवाया जा सकता है? तब करवाया जा सकता है वन सेक्शन 13 जो अभी हम लोगों ने 6 क्लासेस पढ़े ना, ए से लगा करके एफ तक, कि कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट होनी चाहिए, मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ और इंडियन लॉ का वायोलेशन नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया होना चाहिए, फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन नहीं की गई होनी चाहिए, और कोई भी इंडियन लॉ को ब्रीच नहीं करना चाहिए। जब इन सारे 6 कंडीशन को फुलफिल करेगी सेक्शन 13 के, तो उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, सेम एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 44 कैपिटल ए ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ओके, ये बात समझ में आ रही सबको? यस और नो? तो ये था अपना फॉरेन जजमेंट और उससे रिलेटेड कंक्लूसिवनेस, उसका एग्जीक्यूशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सुइंग क्या होता है। सेक्शन 15 से लगा करके सेक्शन 20 तक हम लोग एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब आज आगे पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है, हम लोग कल पढ़ेंगे इसको, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, एकदम अच्छे से मजे करते रहिए। ओके, बाय 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 बाय।